हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के बोर्ड मास्टरी प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी बच्चे क्लास 10th के अंदर टॉप करना चाहते हैं उन सभी का वेलकम है इस बोर्ड मास्टरी प्रोग्राम में। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है हमारा रियल नंबर उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है और साथ ही साथ जो एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन है कंप्लीट सॉल्यूशन को हमने डिस्कस किया है। अब बारी है सीबीएसई के अंदर जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की बारी है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जो हमारा लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था 2025 के, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि रियल नंबर में जो आपका 2025 में सीबीएसई में जितने भी क्वेश्चंस आए थे सीबीएसई के उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और कैसे हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये है पहला क्वेश्चन सीबीएसई का। देखो, मैं बार बार कहता हूं एक बात हमेशा और सारे बच्चों से ये बात रिपीट करता हूं कि यार ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ -1 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर 8 इक्वल टू 0 देन n इज, n क्या हो सकता है? कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा या फिर कोई नेगेटिव इंटीजर होगा या फिर एनी ओड नंबर या फिर एनी इवन नंबर। अगर आपने कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़े तो मैंने आपको समझा रखा है कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? यानी कि नेगेटिव नंबर्स। या ओड नंबर क्या होता है? 1 3 5 7, ये सब ओड नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि यार इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। सबसे पहले तो उसको समझना होगा। तो देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरीके की चीजें दी हुई हैं। यहाँ लिखा हुआ है -1 टू द पावर n लिखे हुए हैं और प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है -1 टू द पावर 8, राइट, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब ध्यान से समझना मेरी बात। अगर यहाँ पे -1 टू द पावर 8 है, -1 टू द पावर 8 है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा? यहाँ पे अगर आप सोल्व करोगे तो -1 टू दी पावर ये हो जाएगी n और प्लस, अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो -1 इंटू -1 अगर आप करोगे तो ये प्लस का 1 आएगा इक्वल टू 0 हो गया। अब 1 को जब उधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा? -1 टू दी पावर n इक्वल टू -1। क्लियर है सभी को? -1। अब यहाँ -1 हो गया, यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये -1 टू दी पावर अगर n है और मुझे क्या चाहिए? -1 चाहिए, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या रखूंगा तो पॉसिबल होगा? तो n की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी? अगर n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो -1 टू द पावर 1 यानी कि -1, ठीक है, सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर n की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं, अगर n की वैल्यू 2 रखता हूं तो -1 इंटू -1 यानी कि प्लस का 1 होगा। प्लस का 1 यानी कि वो जो वैल्यू है हमें -1 चाहिए, तो यहाँ पे अगर 2 रखता हूं तो वो सेटिस्फाइड नहीं होगी क्योंकि -1 नहीं आएगा उस कंडीशन में। उस कंडीशन में +1 आएगा। तो अगर मैं n की वैल्यू 3 रखता हूं, n की वैल्यू अगर 3 रखता हूं तो क्या हो जाएगा? -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 यानी कि -1, यानी कि माइनस, अगर n की वैल्यू अगर 3 रखता हूं तो भी -1 आ जा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं 4 रखूंगा तो प्लस की वैल्यू आएगी, तो 4 हमें नहीं चाहिए। यानी कि अगर हम देख रहे हैं तो क्या आ रहा है? 1 3 और 5 कुछ इस तरीके से चला आ रहा है। यानी कि एनी ओड नंबर्स, ये क्या है? ये सारे के सारे क्या हैं? ये ओड नंबर्स हैं। यानी कि जब n इज एनी ओड नंबर तो जो हमारा n होगा कोई भी ओड नंबर हो सकता है। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यार रियल नंबर से और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई के अंदर 2025 के अंदर। ये एक क्वेश्चन है, ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारी बातें समझ आएगी। क्वेश्चंस को आप लिख भी सकते हो, अगर आप नोट डाउन करोगे तो सारी बातें आसानी से सीख पाओगे, समझ पाओगे। तो देखो लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ 8 टू द पावर n। कौन सा 8 टू द पावर n होने पर कौन सा यहां पे यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, ये हमें बताना है। यूनिट डिजिट कौन सा नहीं हो सकता, ये चीज हमें बतानी है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो यार यहाँ पे लिखा हुआ 8 टू द पावर n और इस तरीके के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। अगर मैं इसका फैक्टर फाइंड आउट करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर क्या हो जाएगा? और हमने पढ़ा है कि यूनिट डिजिट 0 कब होता है? जब 2 और 5 का
फैक्टर होता है, 2 और 5 का फैक्टर होता है। तो फैक्टर ऑफ 8 टू द पावर n डू नॉट कंटेन इन 5, यहां पे 5 नहीं है, कोई भी 5 नहीं है यहां पे। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर 5 नहीं है तो 0 तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। कैन नॉट बी यूनिट डिजिट, कौन सा नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होने के लिए, 0 होने के लिए क्या, 0 होने के लिए आपको यहाँ पे 5 का होना जरूरी है। तो हम लिख सकते हैं फैक्टर ऑफ 8 टू द पावर n, फैक्टर ऑफ 8 to the power n do not contain 5 in it, do not contain 5 in it, इसके अंदर 5 नहीं है। अगर 5 होता तो यहाँ पे 0 हो जाता। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता कि अगर यहाँ पे मान लो 10 दिया होता तो 2 into 5 लिख देते, तो क्या हो सकता है, 10 होने, 10 to the power n होने पर क्या हो सकता है, 0 होगा वहां पे उस कंडीशन में। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है 2025 का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। क्या लिखा हुआ है कि इफ x इज द एलसीएम ऑफ 4, 6, 8 एंड y is the LCM of 3, 5, 7 and p is the LCM of x and y, then which of the following is true। इसमें से कौन सा ट्रू है ये आपको बताना है। क्वेश्चन देख के बच्चे हो जाते हैं कंप्लीटली कंफ्यूज। जो चीजें दी है क्वेश्चन में वैसा ही सॉल्व करते जाना है, आसानी से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है यार एलसीएम ऑफ 4, 6 और 8। 4, 6, 8 का एलसीएम क्या होगा आप बताओ मुझे। ये बोल रहे हैं कि 4 और 6, 8 का जो एलसीएम है ना वो x है। तो चलिए ठीक है, इसका एलसीएम क्या है, x। अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूं 4, 6, 8 का, तो आपको पता है एलसीएम कैसे सॉल्व करना है। एलसीएम सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 8 को अगर देखें तो 4 से डिविजिबल है। 8 का अगला मल्टीपल देखते हैं 16, 16 क्या 4 से डिविजिबल है, हाँ है। अब इसका 24, 24 क्या है, लेकिन जो हमारा अगला मल्टीपल है 16, अगर हम 8 को देखें तो 4 से तो डिविजिबल है लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं है, तो 8 तो नहीं होगा। अगला मल्टीपल इसका देखते हैं 16, क्या 16 हमारा 4 से डिविजिबल है, हाँ है। 8 से डिविजिबल है, हाँ है। 6 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 8 का अगला मल्टीपल देखते हैं, वो होगा हमारा 24। 24 ही वो ऐसा लिस्ट कॉमन मल्टीपल है जो तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा, यानी कि इसका जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 24। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं एलसीएम किसका। अब हम एलसीएम देखने वाले हैं 3, 5, 7 का। एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 7, तो इसका एलसीएम हमें दिया हुआ है y। तो y की वैल्यू क्या होगी भाई, देखो यहां भी एलसीएम हम फाइंड आउट कर लेते हैं भाई। सबसे बड़ा नंबर लेते हैं 7, 7 का अगला मल्टीपल 14, 14 तो किसी से डिवाइड नहीं है, राइट। 21 भी 3 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड नहीं है। तो 28 भी नहीं है, 35 है। क्या होगा 35, 35 3 से डिवाइड है क्या, नहीं है। 35 3 से डिवाइड हमारा नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम करते जाएंगे। अगर आप इनका एलसीएम निकालोगे तो 35 का नेक्स्ट मल्टीपल देख लेते हैं, और 3 3 इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। इसका अगला मल्टीपल देख लेते हैं 105। ठीक है, क्योंकि 5 से डिविजिबल होने की रूल, 5 की डिविजिबिलिटी क्या है, 5 की डिविजिबिलिटी यही है कि लास्ट में 5 होना चाहिए। लेकिन 6 से डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, 5 और प्लस 1 6, ये 6 से डिवाइड है, यानी कि इसका जब एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो 105 आएगा। राइट, अगर आप चाहो तो डिटेल में भी कर सकते हो, लेकिन मैंने शॉर्टकट बता दिया आपको मल्टीपल्स के थ्रू कैसे फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा 105। अब एक चीज और ध्यान रखना आसानी से, हमें अगला क्या दिया हुआ है, ये दो चीजें दी हुई है, इसका एलसीएम भाई एलसीएम ऑफ इसका y है, एंड p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y। अब ये जो x और y का जो एलसीएम है ना वो p है, यानी कि 24 और 105 का जो एलसीएम है वो क्या है, p है। तो ध्यान से देखो, एलसीएम ऑफ x एंड y, x एंड y, इसका मतलब क्या 24 और 105, इसका एलसीएम क्या है भाई, इसका एलसीएम p है। तो p की वैल्यू क्या होगी 24 और 105 का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 24 और 105 का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम 24 और 105 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, 24 और 105 का एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो सबसे पहले तो 2 से करना होगा, ये हो जाएगा आपका 12, ये 105,
फिर आप 2 से करोगे, 2 6 जा 12, फिर यहाँ पे 2 5 जा 10, नहीं 2 से तो जाएगा नहीं, 105 हो जाएगा ये। फिर आप 2 से करोगे, 2 3 जा 6, फिर उसके बाद ये 105, फिर 3 से करोगे, 3 1 जा 3, और यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो ये वही आ जाएगा 5 से 7, फिर ये 7 से, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अगर हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 15 इंटू 7, 840। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 840। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 840 आ रहा है। लेकिन ध्यान देना एक चीज, ऑप्शन में क्या दे रहा है कि कौन सा इसमें से ट्रू है, कौन सा इसमें से ट्रू है, ये हमसे पूछा है भाई, कौन सा इसमें से ट्रू है। पी की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, पी की वैल्यू तो हमारे पास 840 आ चुकी है। ये कितने टाइम से, ये हमें चेक करना है, ये कितने टाइम से। अगर हम यहाँ पे देखें 35 में x से कितने टाइम है, क्या 24 x की जो वैल्यू है उसका इतना टाइम है क्या ये p की वैल्यू अगर हम चेकआउट करते हैं तो चलो देख लेते हैं। क्या हम p को ऐसा लिख सकते हैं 35 इंटू x की वैल्यू क्या दी हुई है, x की वैल्यू 24 दी हुई है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 35 इंटू एक्स, 35x, तो x की वैल्यू क्या हो गई 24 आ गई, यानी कि ये 24 का 35 टाइम्स है। 24 का कितना है 35 टाइम्स है। यहां से क्लियर कट समझ आ रहा है, यहीं पे आप देख सकते हो, यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4, 8 8 3 जा 24, तो ये हो गया आपका कितना 24, और ये कितना जाएगा 35, तो 24 इंटू 35, 35 इंटू 24, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ते हो तो सारी की सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ आती है। तो सारे के सारे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका 2025 के अंदर सीबीएसई में। तो पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप पीवाईक्यू करते हो ना तो आपके जो सोचने का तरीका है, क्वेश्चन को करने का तरीका है, वो आपको समझ आता है और चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर भी होती हैं। ठीक है, सेव भी करते चलते हैं, आगे भी बढ़ते चलते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है आपको समझ आया होगा और वो भी बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा होगा, क्योंकि मैं हर एक चीज को डिटेल्ड में आपको समझा रहा हूं, हर एक क्वेश्चन को समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि इफ एचसीएफ दिया हुआ है, इफ एचसीएफ 98 28 इक्वल टू m, ओके, एंड एलसीएम ऑफ दिस, तो वैल्यू n-7m क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें एलसीएम देखना पड़ेगा यार, एचसीएफ देखना पड़ेगा, एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। किसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है 98 और 28 का, तो हमें n की वैल्यू मिलेगी। चलिए 98 और 28 का एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं भाई हम लोग। तो चलिए भाई इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत आसान होगा फैक्टर्स निकाल पाना, तो एक काम करते हैं 2 और 7 इंटू 7, राइट, 7 7 जा 14 से 10 98, ठीक है, 7 2 जा 14, 14 7 जा 98, ठीक है। अब हम 28 के भी फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 28 का फैक्टर्स क्या होगा, बहुत आसान है, 28 का भी फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7, राइट। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये 2 मैच कर रहा है यहाँ पे और 7 मैच कर रहा है, तो 2 इंटू 7 यानी कि 14। ये किसकी वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ m, m की वैल्यू क्या आ चुकी है, m की वैल्यू आ चुकी है भाई 14, ठीक। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, 98 और 28 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि एलसीएम क्या होगा। तो यहां से हम एलसीएम भी फाइंड आउट कर सकते हैं इन्हीं दोनों नंबर्स का।
एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो नंबर मैच कर रहे हैं उनको तो लिखना ही लिखना है, साथ में हमें क्या करना है, इसका एक्स्ट्रा भी लिख देना है। तो 2 इंटू 7 तो हम करेंगे जो कि कॉमन है इसमें, और साथ ही साथ जो नंबर बच जाते हैं उनको भी हम लिख लेते हैं, 2 इंटू 7 यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 इंटू 7 लिख लेते हैं। तो एलसीएम इसका आ जाएगा दोनों नंबर्स का, राइट। तो एलसीएम ऑफ ये किसका एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं, 98 और 28 के, और यहाँ पे फैक्टर्स निकला हुआ था तो यहीं से एलसीएम भी फाइंड आउट कर ले रहा हूँ मैं। तो ये हो गया 14 और ये हो गया भी, ये भी हो गया 14, 14 14 जा 196 होता है इसका स्क्वायर। तो एलसीएम जो आ गया वो आपका 196 आ चुका है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो n की वैल्यू आई है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो n की वैल्यू है वो 196 है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है n माइनस 7m। हेलो, क्या पूछा है, n माइनस 7m। चलिए अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। n माइनस 7m पूछा है, तो n की वैल्यू क्या है, 196 है भाई। n की वैल्यू क्या दी हुई है, n की वैल्यू दी हुई है 196। तो डार्क कलर यूज कर लेते हैं, 196 दी हुई है, माइनस 7 इंटू m की वैल्यू कितनी है, 14 है। तो 196 माइनस 98, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ध्यान से देखो, 196 माइनस 98 तो कितना हो जाएगा, 98, राइट। तो ये जो वैल्यू होगी n माइनस 7m की वो क्या हो जाएगी, 98। सो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्या पूछा गया था इसके अगले वाले क्वेश्चन में। चलिए ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। तो बहुत आसान है, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है। ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब क्या होता है, HCF। तो सबसे पहले हम HCF फाइंड आउट करेंगे इन दोनों नंबर्स का बहुत ही आसानी से, और आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले हम HCF फाइंड आउट करेंगे, HCF ऑफ 70 एंड 125। चलिए भाई HCF फाइंड आउट कर लेते हैं, बहुत आसान है HCF फाइंड आउट करना। तो 70 और 125 के सबसे पहले तो हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, तो चीज़ें हमारे लिए हो जाती हैं बहुत ही आसान, राइट। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ओके लिविंग रिमाइंडर बचना चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी। तो सबसे पहले तो इसमें से माइनस कर लेंगे, तो उसके बाद हमें चीज़ें समझ में आएंगी अच्छी तरीके से। देखो अब बोल रहे हैं कि हर कंडीशन में 5 और 8 बचना चाहिए, तो इसमें से 5 बचना चाहिए, तो इसमें से हम 5 माइनस कर लेते हैं और इसमें से हम 8 माइनस कर लेते हैं। जब 5 और 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएंगी, यहाँ पे हो जाएगी 65 और यहाँ पे हो जाएगी 117, 117 करेक्ट, ठीक है 117। अब हमें इनका HCF फाइंड आउट करना है, अब हमें इसका HCF फाइंड आउट करना है, अब हमें इसका HCF फाइंड आउट करना है। तो चलिए HCF फाइंड आउट कर लेते हैं भाई, बहुत आसान है चीज़ों को सॉल्व करना। तो देखो 65 का अगर हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं और 117 का फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, देखो बहुत आसान है, 13 इंटू 5, राइट। ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। तो HCF इसका क्या हो जाएगा, ये 13 मैच कर रहा है इसमें से, तो 13 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो 13 विल बी द राइट आंसर। अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। 13 इंटू 9 होगा, एक सेकेंड, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, ठीक है। चलिए तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 13 होगा, तो 13 वुड बी द राइट आंसर। अब आप चेक भी कर सकते हो कि अच्छा ठीक है 13 से अब
ऑप्शंस में कैसे चेक कर सकते हो? सबसे पहले तो 13 का डिवाइड करके देखो 17 में। 13 5 जा 65, 5 रिमाइंडर बच रहा है। ओके, करेक्ट है। 13 का डिवाइड करके देखो 125 में। अच्छा, 13 का 125 में जब हम डिवाइड करके देख रहे हैं तो 13 9 जा क्या हो जाता है 117। कितना बच रहा है? 8 बच रहा है एक्स्ट्रा, तो ये 125 इससे कंप्लीटली सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट है। डिवाइड करके डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। और जो लोग भी नोट डाउन कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जब आप नोट्स बनाते हो ना तो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आती हैं। क्लियर है? चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आती हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। मैं बार बार कहता हूं यार, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है, बट आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना। असर्शंस और रीजंस दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पहला असर्शंस, फॉर एनी टू प्राइम नंबर्स p एंड q ऑफ देयर एचसीएफ इज 1। दो प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, और उनका जो एलसीएम होता है हमेशा क्या उस नंबर के प्लस के बराबर होता है क्या? नहीं नहीं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत। ये प्लस तो नहीं होगा, यहाँ पे प्लस नहीं होता है। क्या प्लस के बराबर होगा? क्या नहीं होता है। अच्छा, अगर यहाँ पे दिया होता है कि उनका जो मल्टीप्लीकेशन है p इंटू अगर q दिया होता ना तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। अच्छा, ये यहां तक स्टेटमेंट सही है कि उनका जो एचसीएफ है वो 1 होगा, यहां तक स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्राइम नंबर के बीच में अगर कोई कॉमन फैक्टर होता है तो केवल 1 होता है। एनसीईआरटी में भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो कॉमन फैक्टर इसका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। और उन दोनों का प्लस हमेशा उसका एलसीएम होगा? नहीं, उनका मल्टीप्लीकेशन उनका एचसीएफ होता है। राइट, जैसे मान लो एक नंबर दिया हुआ है 5 और 7 फॉर एग्जांपल, मैं आपको समझा रहा हूँ। इनका जो एचसीएफ है ना, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1 होगा, लेकिन इनका जो एलसीएम होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, ध्यान रखना। अब रीजन क्या दे रहा है? फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये तो सही है, बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि जो असर्शन है वो तो गलत है, जो रीजन है वो करेक्ट है। तो हम क्या कह सकते हैं यार, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। तो स्टेटमेंट को पढ़ करके आप आसानी से समझ पाते हो। राइट, मैंने आपको बताया कि जो एचसीएफ होगा पी और क्यू का, जो कि प्राइम नंबर है तो 1 होगा, लेकिन जो एलसीएम होगा इनका पी और क्यू का, जो कि प्राइम नंबर है, वो इनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, ध्यान रखना। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 644 एंड 462। तो हमें सबसे पहले यहां पे करना क्या है? यहां पे हमें करना है एलसीएम फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट नंबर का। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। 644 और 462 का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है और देखना है कि आंसर हमारा क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो चलिए भाई सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो 644 का सबसे पहले तो हम एलसीएम फाइंड आउट दोनों एक साथ लेके सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ऑफ 644 एंड 462, चलिए एक साथ कर लेते हैं। 644 एंड 462, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे? 2 से। हम डिवाइड करेंगे 644 को डिवाइड करेंगे। तो 644 को 2 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा? 3 2 2। और 462 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 30। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड करोगे। किसको? 322 को 2 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा? 161। अच्छा, 231 को डिवाइड तो ये होगा नहीं 2 से, 231। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा? 6 और 1 7 और 8, ये भी नहीं होगा। 3 2 5 और ये 1, 3 से हो जाएगा ये 231। तो 3 से डिवाइड करते हैं 231 को, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो नहीं होगा डिवाइड, क्योंकि 6 7 8 हो रहा है यहाँ पे, प्लस इनका सम, यहाँ पे 77 हो जाएगा ये। चलिए, तो क्या अब ये 3 से डिवाइड होगा? नहीं, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 7 से डिवाइड हो जाएगा क्या? 161 पहले देखते हैं 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? यस, 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो ये 23 हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको 11 से करेंगे तो ये 1 बार में,
यहाँ पे 23, फिर यहाँ पे हम 23 का करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1, और यहाँ भी 1। तो आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी कि यार ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा एलसीएम आ चुका है। अब एलसीएम फाइंड आउट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। क्या है तरीका, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट होगा भाई, सबसे पहले तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। टू, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 11 7 में, 11 का 7 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 77 इंटू 23। चलिए, तो 12 में सबसे पहले तो हम 77 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो 12 का 7 में करोगे तो ये हो जाएगा 924 इंटू 23। तो 924 का हम 23 में मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 1 2 1 2 5 2 2 1 2 5 2, ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो ये होगा, ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो कि जिससे कि ये दोनों नंबर डिविजिबल हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि two numbers are in the ratio 4:5 and their LCF is 11, find the LCM of these numbers। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, राइट। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज द टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 और उनका जो एचसीएफ है वो 11 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यार अगर एचसीएफ है तो सबसे पहले तो रेशियो में दिया हुआ, तो लेट नंबर बी 4x एंड 5x। लेट द number will be 4x and 5x। क्लियर है, 4x एंड 5x। तो ध्यान से देखो और समझो इस चीज को कि क्या होगा। यहां पे देखो, सबसे पहले तो इसका एचसीएफ हमें दिया हुआ, यानी कि एचसीएफ ऑफ 4x एंड 5x कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। अगर इनका एचसीएफ ये दिया हुआ है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सो नंबर इनके क्या होंगे, सो नंबर विल बी 4 इंटू 11 यानी कि 44 होगा, एंड 5 इंटू 11 तो क्या हो जाएगा 55। यानी कि जो हमारे नंबर दिए हुए हैं 44 और 55 है, हमें उनका एलसीएम फाइंड आउट करना है और एचसीएफ दिया हुआ। तो चलिए एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें पता है, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दो नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। यहां तक तो सभी को क्लियर है। चलिए, तो दो नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं भाई, 44 इंटू 55 इक्वल टू, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, एचसीएफ हमें दिया हुआ है कितना 11। अब एलसीएम फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल एलसीएम हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, एलसीएम फाइंड आउट करना है तो 44 इंटू 55 डिवाइडेड बाई 11, 11 से ये 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 44 इंटू 5
कैरी टू 22, 220 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? 220। तो एलसीएम विल बी व्हाट? 220 है। क्लियर है सभी को? ये भी क्वेश्चन आया था आपका 2025 में। तो यहां तक तो क्लियर हो चुका है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं यार कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं बार बार कहता हूं, जिसने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, आधी जो लड़ाई है वहीं आप जीत जाते हो। जब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हो ना, तो यकीन मानो आधी लड़ाई आपने वहीं जीत ली। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ध्यान से पहले देखो और फिर समझो। 3 sets of physics, chemistry, and maths books have to stacks in such a way that all the books are stored subject wise and height of each stack is the same. सबकी हाइट जो है वो जितने भी स्टेक है उनके सेम है। द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स इज 144। ठीक है, अब जो फिजिक्स है उसका हमें नंबर दिया हुआ है, नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स 144, नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स ये भी दिया हुआ है हमें 180, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स 192। एज्यूम दैट द बुक्स आर इन द सेम थिकनेस, डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टेक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बुक्स। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। यानी कि हमें ये देखना है कि उसकी जो थिकनेस है वो ऑलमोस्ट सेम है, और हमें इसमें ये देखना है कि नंबर ऑफ जो बुक्स हैं वो हमें देखना पड़ेगा कि फिजिक्स की कितनी है, केमिस्ट्री कितनी है, मैथमेटिक्स की कितनी है। ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि यार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इनका वो क्या होगा। जब हमें एससीएफ पता लग जाएगा तो हम नंबर ऑफ बुक्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्टेक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या मैथ्स का हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। किसका? 144, 180 और 192 सॉरी। तो सबसे पहले फिजिक्स की बुक्स का देखते हैं। नंबर ऑफ फिजिक्स की बुक्स कितनी है, ध्यान से देखो। चलिए सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा फिजिक्स की बुक्स कितनी है, नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स, नंबर ऑफ फिजिक्स की बुक्स कितनी है, नंबर ऑफ फिजिक्स की बुक्स कितनी है भाई? 144। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ केमिस्ट्री की बुक्स, कितनी है ये? 180। मैथ्स कितनी है ये? 192। चलिए अब हम फटाफट सबसे पहले तो इनके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हमें एचसीएफ फाइंड आउट करने में आसानी होगी। तो 144 का सबसे पहले हम 2 से करेंगे, 72, 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। ठीक है, अब हम 180 का भी कर लेते हैं। 180 का करोगे तो सबसे पहले 2 से करोगे 90, फिर 2 से करोगे 45, फिर आप 3 से करोगे 15, फिर आप 3 से करोगे 5, 5 से करोगे 1। अब 192 का भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 192 का कर लेते हैं। 2 से करोगे 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, फिर हम 2 से कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। 2 से करेंगे 6 आएगा, 2 से करेंगे 3 होगा, 3 से करेंगे 1 होगा। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है इनका एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं भाई। 144 एक तो फिजिक्स की है बुक, केमिस्ट्री की है और मैथ्स की है, पीसीएम है। बहुत सारे बच्चे पीसीएम लेने वाले होंगे। 144, 180 और 192। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 144 का फाइंड आउट करते हैं। 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 3 है। 180 में देख लेते हैं, 2 टाइम्स 2 है,
3 टाइम्स 2 टाइम्स 3 है और 5 है हमारा 1 टाइम। इसके बाद इसमें देख लेते हैं 5 टाइम्स है 4 इंटू 5 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 1 2 3 4 5 6 और ये 3। अब हम एस सी एफ फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें क्या फाइंड आउट करने वाले हैं हम? एस सी एफ फाइंड आउट करने वाले हैं कि भाई इसका एस सी एफ क्या होगा। तो सबसे पहले तीनों में हम कॉमन देखेंगे कि तीनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 2 आ रहा है सब में कॉमन, यस। यहाँ भी 2 आ रहा है, क्या अब 2 आ रहा है क्या? नहीं। 3 आ रहा है सब में कॉमन, ये 3 ये 3 और ये 3, तो 3 आ गया। तो क्या हो जाएगा ये 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 आ गया। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ स्टेक्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स बुक्स कितनी है। नंबर ऑफ हमें वो स्टेक्स फाइंड आउट करने हैं कि कितने। तो हमें पता है कि कितनी है यहाँ पे। सबसे पहले तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो फिजिक्स की हम फाइंड आउट करना है। फिजिक्स की फाइंड आउट करना है तो फिजिक्स में कितनी है 144। तो 144 को हम डिवाइड कर देंगे 12 से। सबसे पहले तो अगर फिजिक्स की फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे फिजिक्स की फाइंड आउट कर लेते हैं। 144 डिवाइडेड बाय 12। तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितनी हो जाएगी 12 12 12 हाँ 12 बार में डिवाइड हो जाएगा ये। तो 12 आ जाएगी फिजिक्स की। ठीक है, इसी तरीके से केमिस्ट्री की फाइंड आउट करनी है। तो केमिस्ट्री की कितनी है 180। तो 180 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो ये पता लग जाएगा केमिस्ट्री की कितनी होगी। तो इसको डिवाइड कर दोगे तो ये 15 बार में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से मैथ्स में कितनी है? मैथ्स में 192। 192 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो पता लग जाएगा क्या? 192 को डिवाइड करोगे तो 16 आ जाएगा आंसर। तो सबके आंसर यहाँ पे आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं आंसर भाई? कि जो फिजिक्स की है वो 12 है, केमिस्ट्री की कितनी है 15 है, मैथ्स की कितनी है 16 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? और आई होप कि आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आ रही होंगी। तो नोट डाउन कर सकते हो, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है गाइस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की तो उतने ही आप स्ट्रांग बनते चले जाओगे। ध्यान रखना, यही पूरा का पूरा गेम होता है। अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ध्यान रखना इस चीज को। चलिए, और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको भी हम देखते हैं। चलिए आगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, पहले तो खुद से अपना लॉजिक डेवलप करिए भाई कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या कर सकते हैं, किस तरीके की चीजें हो सकती है क्वेश्चंस में, क्या बेटर पॉसिबिलिटीज हैं, ये आपको ट्राई करना है क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो ध्यान से देखना है आपको। ध्यान से देखना है कि बेटर पॉसिबिलिटीज क्या है, किस तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो यहां पे देखिए, लेट P, Q and R be the 3 distinct prime number। मतलब P, Q, R जो है वो डिफरेंट प्राइम नंबर। एक तरीके से हमें चेक करना है P इंटू क्यू इंटू R प्लस Q इज अ कंपोजिट नंबर और नॉट। हमें चेक करना है कि क्या P, Q, R और ये जो है वो कंपोजिट नंबर है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें नंबर्स लेने पड़ेंगे अलग अलग। P, Q, R इज अ कंपोजिट नंबर एंड P, Q, R प्लस 1 इज अ प्राइम नंबर। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या चीजें हो सकती हैं। हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कंपोजिट नंबर है, कौन सा कंपोजिट नंबर नहीं। तो सबसे पहले तो हमें ये देख रहे हैं कि डिफरेंट नंबर है तीनों के तीनों। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में हमें क्या समझ आ रहा है? पी क्यू आर एक डिफरेंट नंबर है भाई, और वो भी प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर अगर हमें देखना है तो अगर मैं प्राइम नंबर देखूं तो 2 से शुरू करते हैं। अगर तो 2 3 और 2 3 और 5 अगर मैं देखूं अगर एक नंबर को, तो लेकिन वो बोल रहा है कि यहाँ पे प्राइम नंबर होना चाहिए 2। देखो अब यहाँ पे समझना, अगर मैं प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर लूँ 2 और इसके बाद एक और नंबर लूँ 3 और फिर एक और नंबर ले लूँ 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। अच्छा, 30 प्लस 1, क्या ये कंपोजिट नंबर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है। क्या 30 प्लस 1 एक प्राइम नंबर आके आ रहा है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट फुलफिल नहीं हो रही। तो हम अगला ट्राई करेंगे, और वो हम ट्राई करेंगे पहले पी की वैल्यू 3 लेंगे, राइट।
अब मैं अगला ट्राई करता हूँ, 2 ट्राई करके देख लिया। अब पी की वैल्यू में क्या ट्राई करता हूँ, पी की वैल्यू अगर मैं 3 ट्राई करूँ, क्यू की वैल्यू मैं 5 ट्राई करूँ, और आर की वैल्यू अगर मैं 7 ट्राई करूँ, ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं, क्यों हमें डिफरेंट प्राइम नंबर लेने थे भाई। चेक वेदर द कंपोजिट नंबर और नॉट। Examples for 3 distinct prime numbers such that the PQR is a composite number and the prime number। ठीक है, अब हम चेकआउट करना चालू करते हैं सबसे पहले वाले कंडीशंस में। पहले वाले जो क्वेश्चन है उसको हम चेकआउट करना चालू करते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर हो रहे कि नहीं, पहला हम ट्राई करते हैं और हमें वही बताना है कर करके। ठीक है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले P इंटू क्यू इंटू आर प्लस 1। ठीक है, P हमारा क्या है 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1। तो ये क्या हो रहा है, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 106। ये कंपोजिट नंबर आ गया, ये पहला हो गया हमारा। अब दूसरी चीज है, प्राइम नंबर होना चाहिए, पी क्यू आर प्लस 1। ये दोनों में 1 क्यों आ रहा है इसमें, चलो अब प्राइम नंबर लेना चाहिए हमें, है ना। तो ये तो पहला वाला हमने ले लिया पहले वाली के लिए। अब दूसरे वाले के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइम नंबर हमें चाहिए भाई, इसे प्राइम नंबर होना चाहिए। तो अब पी की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, जैसे पहले लिया था ना 2, क्यू की वैल्यू 5, सॉरी 2 2 3 2 3 5 ले रहा हूँ, 2 3 और 5 ले रहा हूँ, 2 3 5, ये तीनों प्राइम नंबर है, तीनों प्राइम नंबर है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, P इंटू क्यू इंटू आर प्लस 1, प्राइम नंबर आ जाएगा यहाँ पे। देखो 2 इंटू, पहले भी हमने चेकआउट करके देख लिया था, 5 प्लस 1 15 और 30, 30 प्लस 1 ये क्या आ गया 31। तो 31 और 105 आ गया। तो हम कह सकते हैं एक बार हमने क्या लिया 2 3 5 और एक बार हमने क्या लिया 3 5 7। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, P की वैल्यू 3, Q की वैल्यू 5 और R की वैल्यू क्या लिया 7 लिया फर्स्ट वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए हमने 2 3 और 5 लिया। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर, कोई क्वेश्चन नंबर 10, ये जो 2025 में क्वेश्चन आया था। तो ये इसका राइट आंसर है, और आई होप कि आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ भी पा रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको बहुत मजा आने वाला है उस क्वेश्चन के साथ में, बहुत एंजॉय भी करने वाले हो आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, यहां तक आपको चीजें समझ आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, रूट में दिया हुआ 0.4। अब ये क्या है 0.4 क्या है भाई, देखो इसको सिंपल कर देता हूं, इस क्वेश्चन को क्या है इसको सिंपल कर देता हूं, इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, क्या है इसका गेम ही मैं सिंपल कर देता हूं। अब देखो यहाँ पे 0.4 दिया हुआ है ना, अगर मैं इसको पॉइंट में करूं तो ये 10 हो जाएगा, तो 2 अपॉन रूट 10 होगा इसको सॉल्व करने पर। ये क्या है, ये कंप्लीटली क्या दिख रहा है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा इरेशनल नंबर है। चीजें क्लियर हुई, ये हमारा इरेशनल नंबर है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत करे होंगे, अगर आपने 9th क्लास पढ़ा होगा। तो देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा 2025 में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। √3 और √5 के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, देखिए अगर मैं √3 की वैल्यू की बात करूं तो 1.732 होती है। √3 की अगर वैल्यू की हम बात करें, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 होती है। और √5 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो क्या होती है 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2.23 होती है, 2.236 ये होती है √5 की वैल्यू। अब इसके बीच की वैल्यू क्या होगी ये हमें देखना है, इनके बीच की। तो ये तो होगी नहीं भाई, ये भी नहीं होगी। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 होती है, तो ये इससे बाहर जा रही है, ये भी नहीं होगी। 1.85 ये इनके बिटवीन में आएगा।
तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, 1.7 के बाद और 2.2 के बीच में 1.8 होगा। इन तीनों में से कोई से नहीं होगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। चलिए यहां तक तो चीजें क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं भाई। प्रूव दैट 5√3 plus 2/3 is a irrational number where that √3 is a irrational number। ये दिया हुआ है यार, हमने प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस बहुत कराए हैं और मैंने आपको बताया है सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टू प्रूफ 5√3 plus 2/3 इज अ इरेशनल नंबर। हम उसको अपोजिट मानेंगे, उल्टा अज्यूम करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले तो वी हैव टू प्रूफ गिवन हमें दिया है। गिवन क्या दिया हुआ है, √3। अच्छा ये लिख लेते हैं भाई, ये पहले गिवन है, ये लाइन लिख लेते हैं। गिवन दिया हुआ है हमें, गिवन दिया हुआ है क्या, √3 is an irrational number। ये गिवन है पहले। चलिए ठीक है, वी हैव टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ 5√3 plus 2/3 is an irrational। तो हम क्या करेंगे, अपोजिट एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है इसमें हम क्या करते हैं, अपोजिट एज्यूम कर लेते हैं। तो हम ये मान लेते हैं अपोजिट एज्यूम करने में, लेट अस एज्यूम सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपोजिट मान लेंगे इस क्वेश्चन में। लेट अस एज्यूम